नमस्कार साथियों आज मैं आप लोगों को बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर हल कराने जा रहा हूं। आप लोग देख सकते हो कि जो पेपर हुआ था ये 16 सितंबर 2020 को हुआ था और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और पेपर फर्स्ट है सोशल साइंस का। और टाइमिंग क्या थी, 8 से 10:30 था, मतलब 2.5 घंटे टाइम मिलता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ स्वतंत्र मतलब साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था पियाजे ने। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं कौन कौन से? वातावरण एवं आनुवंशिकी जो होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। किसमें आवश्यकता होती है शैक्षिक निर्देशन की? उपयुक्त सभी मतलब पाठ्यक्रम के रूप में, पाठ्यक्रम के चयन में, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में, अनुशासन को रोकने में, उपयुक्त सभी में काम आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा, मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। मतलब उपयुक्त दोनों से, ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? जीवन से संबंधित होने का, उपयोगिता का, विविधता और लचीलेपन का। तो इसमें सभी विकल्प हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन भाषा से, ऑप्शन नंबर का हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। किसका कथन है? ये कथन है दोस्तों हमारा किसका है? पेस्टोलॉजी का है, ऑप्शन नंबर का हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? जो शिक्षा का बाजारीकरण होता है शिक्षा कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होता है? आत्मानुभूत, यही होता है आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा और भावात्मक समाकलन, ये सभी राइट होंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द हैं? ये हैं हमारे प्रकृतिवादी के। किसके हैं? प्रकृतिवादी के, ऑप्शन नंबर खा हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। क्या है इसका? सामाजिक संबंधों का जाल समाज का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर? ऑप्शन नंबर डी, अधिगम स्तर में वृद्धि से जो होगा शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या है इसमें? व्यक्तिगत और समाज जो है एक दूसरे से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता है सबसे अधिक महत्व है? किसका सबसे अधिक महत्व है लोकतंत्र की सफलता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। शिक्षित जनता जो है भारतीय लोकतंत्र की सफलता है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, आप वर्ग कक्षा में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? अध्ययन किस प्रकार करेंगे? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। मतलब विद्यार्थियों का समान अवसर प्रदान करके,
विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करके, सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावी एजेंट क्या है। सबसे प्रभावी एजेंट क्या है दोस्तों? जो शिक्षा है समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रभावी एजेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव समाज का मूलभूत एकक कौन सा है। मानव समाज का मूलभूत एकक कौन सा है? मानव समाज का जो मूलभूत एकक होता है ये परिवार होता है, मतलब परिवार का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। सामाजिक परिवर्तन में कौन बाधक होता है? ये सभी, मतलब जातीयता, जाति और वर्ग, ये सभी क्या होते हैं? सामाजिक परिवर्तन में बाधक हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1994 में। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, क्या मूल्यवान होता है? उसके शिक्षण की प्रति आस्था जो होती है अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, मूल्यवान होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। कौन सी अवस्था जो है किशोरावस्था की नहीं है? जो स्पष्ट तथा स्थायी आत्म प्रत्यय जो होता है ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती। यहाँ पे डिटेल नहीं कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इदम, अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है। इदम, अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है? ये फ्रायड के सिद्धांत से संबंधित है, इदम, अहम और परा अहम। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या है। मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपाय, मानसिक असंतुलन को रोकना। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानवीय मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? जो सेखी बघारना होता है ये मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है शिक्षक छात्र वार्ता। ऑप्शन नंबर गा हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक, मतलब शिक्षकों का मुख्य दायित्व है, शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि क्या? छात्रों को सीखने के लिए विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर, यही क्या होता है? शिक्षकों का मुख्य दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? निभाता है ये जो आनुवंशिक वातावरण होता है, दोनों व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया, यह निर्धारक है। किसका निर्धारक है दोस्तों? यह निर्धारक है उन्हें जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। कैसी शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए? सभी सामान्य बच्चों के साथ कराना चाहिए, तभी उनमें एहसास होगा कि मतलब वो किसी से कमज़ोर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है। कौन गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? जो व्याख्यान होता है वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह जो निम्नांकित के अनुसार हो। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नांकित के अनुसार हो। कौन सा विकल्प राइट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बच्चों को जागरूक करना और बच्चों की क्षमता का योग्यता और बच्चों की रुचि सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। क्या होगा? एक मित्र के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। अब देख लेते हैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है। इसमें इनको हम नेक्स्ट वीडियो में हल कराने की कोशिश करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। जैसे 720 रुपये में बेचता है उसे 10% की हानि होती है। अगर 5% के बेचना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो इसमें बिल्कुल ईजी है। क्या कर देंगे? 720 की जो बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो क्या कर देंगे? मतलब 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो हानि कितनी? 10%, तो बटे में लिख देंगे 10, मतलब कम करके। वो कितने पर बेचना है? एक, मतलब 5% लाभ पर बेचना है, तो ऊपर क्या कर देंगे? 105, तो 18 पंचे होगा 90 और 18 चिक्कू कितना होगा? 72। यहाँ पे हो जाएगा 40। अगर और इसको हल करना चाहो
तो क्या हो जाएगा 21, 21 पंचे 21 चक्कू 84 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा कितना खा वाला राइट हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग हल कर सकते हो। इसमें मैं आप लोगों को हल नहीं कराऊंगा। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन मैथ के इस टाइप के पूछे गए थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। रीजनिंग का है तो इसमें आप लोग देख सकते हो 38 का सी, 38 का जो सी विकल्प है इसमें राइट हो जाएगा। जैसे पहले नंबर में क्या होता है, पहले नंबर में रोगी होगा, फिर क्या होगा डॉक्टर होगा, फिर निदान होगा, फिर क्या होगा उपचार होगा, फिर क्या हो जाएगा बिल देगा डॉक्टर। इस प्रकार से रिलेट करके इनको देख लेंगे। और अगला है जैसे ये भी दिया है हमारा कि अर्थपूर्ण क्रम में समझाइए। अर्थपूर्ण क्रम में क्या होगा, अर्थपूर्ण क्रम इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा वाला होगा। पहले नंबर में क्या होगा चंद्रमा, फिर क्या होगा पृथ्वी, फिर क्या होगा सूर्य होगा, फिर क्या होगा तारे होंगे, फिर क्या होगा आकाशगंगा। इनको क्रम के अनुसार क्या करना है व्यवस्थित करना है, आप लोग देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग के हैं क्वेश्चन, ये नहीं कराऊंगा, आप लोग हल कर सकते हो। देख देख के वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे। और अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 तक जो क्वेश्चन है रीजनिंग के थे, इसके बाद में हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। हिस्ट्री के मैं आप लोगों को हल कराऊंगा। देख लीजिए यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन है। जैसे हिस्ट्री का मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है ये पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से, धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, ये मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन थी। हड़प्पा सभ्यता की 2 महत्वपूर्ण फसलें कौन थी, गेहूं और जौ थी। तो सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था। कौन सा एक महान केंद्र था, जो लोथल था, ये हड़प्पा कालीन गतिविधियों का एक महान केंद्र था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन नगर पर शासन करता था। हड़प्पा कालीन नगर पर कौन शासन करता था, व्यापारिक का अल्पतंत्र शासन करता था हड़प्पा कालीन नगरों पर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, ये तो सबको पता होगा किससे, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर, क्या है क्वेश्चन कि ईश्वर जगत है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से इसको लिया गया है, ये लिया गया है उपनिषद से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह क्या था। वह क्या था दोस्तों, ये था पशु चोरी। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया वह क्या था, पशु चोरी था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किन लोगों को परिविशेषण से अभिहित किया जाता था। किन लोगों को परिविशेषण से अभिहित किया जाता था, ये थे जो व्यापार को नियंत्रित करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें परिविशेषण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ से हुआ था। धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ से हुआ था, ये हुआ था शतपथ ब्राह्मण से। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर ये दिया है फ्रेंड्स ये कुछ अधूरा है इसलिए इसको नहीं कराएंगे, ये गलत दिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि घोषितराम विहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित था। घोषितराम विहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित था, ये था कौशाम्बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। किस मतलब क्या है क्वेश्चन कि ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ ही मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ हुआ था, किसकी, ये भगवत संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था। बौद्ध धर्म का महानतम टीकाकार कौन था दोस्तों, ये बुद्ध घोष थे, ये क्या थे, बौद्ध धर्म ग्रंथों के महानतम टीकाकार थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी मतलब महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत थे। महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत कौन थे दोस्तों, ये थे संभूति विजय।
जो थे महावीर के बाद जैन धर्म के महानतम गुरु या संत थे, याद रखिएगा कौन, संभूति विजय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, ये विभाजित किया था 6 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी दोस्तों, ये थी प्राकृत भाषा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कराधान का उल्लेख है। अशोक के किस शिलालेख में कराधान का उल्लेख है, यह है दोस्तों रुमिनदेई शिलालेख। इसमें क्या है, कराधान का विशेष उल्लेख है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा। पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा था, ये रहा था 137 वर्षों तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में प्रयुक्त मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था, ये किया जाता था दोस्तों किस धातु का, आप लोग बता सकते हो, चांदी और तांबे का, याद रखिएगा। किसका, चांदी और तांबे का। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित था। मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित था, ये लकड़ी का निर्मित था मौर्य काल में राजकीय भवन। अगला क्वेश्चन है कि शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र कौन था। शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र कौन था, ये तीवल था, याद रखिएगा। कौन सा, तीवल। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राज्य की आय का राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता था। किसके पास होता था, ये जो समाहर्ता होता था, इसके पास, केंद्र सरकार के अधिकारी के पास राज्य की आय का राजस्व नियंत्रण का प्रभार था। किसके पास, समाहर्ता के पास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का धर्म मूलतः था एक, क्या था अशोक का धर्म मूलतः एक था सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण था। अशोक का धम्म मूलतः एक था, क्या था, सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस रूप में जानते थे। ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे, किस नाम से जानते थे लोग, ये जानते थे त्याहिया के नाम से जानते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप आगे के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उसी टाइप से इसके जो शेष क्वेश्चन है 75 टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, आप लोग जैसा रिस्पॉन्स दोगे, अगर वीडियो चाहना तो मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा। अगर दूसरे सब्जेक्ट के भी आप लोग तैयारी करना चाहते हो, दूसरा किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।